वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस था और उसके हवाले से जो केस चल रहा था और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट का जो 10 रुकनी बेंच था उसने आज अपना शॉर्ट ऑर्डर जो है वो सुना दिया और उसमें कहा कि जस्टिस ईसा के खिलाफ जो दायर हुआ है सदारती रेफरेंस वो कालादम है। 7 जजेस ने काजी फाइज ईसा की अहलिया के जो टैक्स मामलात हैं, जो तफसील अहलिया ने कल शेयर की थी कोर्ट के अंदर जजेस के साथ, उसको FPR को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। जबकि जो एक रुकन थे जस्टिस याहिया आफरीदी, उनका इख्तलाफ था इन 7 जजेस पे इस बात पे। उन्होंने भी कहा कि जो ये रेफरेंस है ये कालादम उसको करार दिया, पर उनके ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं थी इस मामले को आगे ले जाने की। 7 जजेस का जो हुक्मनामा है उसके अंदर FBR की कार्रवाई के हवाले से एक टाइम फ्रेम भी दिया गया है। अगले 7 रोज़ के अंदर अंदर जो इनकम टैक्स कमिश्नर हैं वो चीफ जस्टिस काजी की अहलिया और उनके बच्चों को लंदन के अंदर जो उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से नोटिस जारी करेंगे। इनकम टैक्स कमिश्नर की तरफ से जब ये नोटिस मौसूल हो जाएगा तो जो अहलिया और बच्चे हैं वो अपने बयानात और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो FPR को जमा करवाएगी और ये तमाम जो कार्रवाई है ये 60 रोज़ के अंदर अंदर मुकम्मल करना होगी। और उसके 15 रोज़ के अंदर अंदर जो इनकम टैक्स कमिश्नर है वो रिपोर्ट जो है FPR की रिपोर्ट जो होगी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जमा करवानी होगी और फिर ये फैसला जो है हतमी वहाँ उस स्टेज पे होगा कि इस मामले को आगे लेके चलना है कि नहीं। इस रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई थी, जो आज शॉर्ट ऑर्डर आया है, इसके आगे क्या असरात हो सकते हैं, किस तरह ये अनफोल्ड हो सकता है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वसीरात साहब, ये सीनियर कानूनदान है। वेलकम टू द शो सर। सर बताइएगा कि आज जो ये फैसला आया है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? कैन वी से कि दिस इज द एंड ऑफ द मैटर? जो रेफरेंस था वो बिल्कुल यू नो इससे पता चल गया है कि उसमें शायद इतनी जान नहीं थी, या अभी ये मामला जो है आगे चलेगा काफी? ये जी मेरे ख्याल में बड़ा एक अहम फैसला है और जज साहिबान ने ये जो रेफरेंस को कल अदम करार दिए है इसकी अभी रीजनिंग सामने नहीं आई, वो तफसीली फैसले में आएगी। लेकिन लगता यूं है कि वो ये कहेंगे कि ये जो रेफरेंस फाइल किया गया था ये इस पे कुछ मेलाफाइडीज इन्वॉल्व हैं और जिस इदारे ने इसकी तफ्तीश की थी, ये जो ARU इदारा बनाया गया था, इसको कोई कानूनी इख्तियार नहीं था कि वो जजेस की इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी जासूसी करे। ये सवालात आपको याद होगा कि अक्सर जज साहबान पूछते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कलअदम करार दिया है, क्योंकि कलअदम करार देने के लिए मेलाफाइडीज साबित करना जरूरी होता है, तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो जो आंसर है मेलाफाइडीज का और खुसूसन ARU की जो कानून की कोई बुनियाद नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत बना हुआ है, मेरे ख्याल में उसको उजागर किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि ये इदारा जो है इसको कोई इख्तियार नहीं था कि इस मामले में इन्वेस्टिगेट करे या इस मामले में जासूसी करे, ये शहादत इकट्ठी करे। अब दूसरा सवाल आपने ये उठाया था कि जी क्या इज इट द एंड ऑफ द मैटर? मेरे ख्याल में इट इज नॉट द एंड ऑफ द मैटर। अब ये मामला चला गया है FBR को। FBR जो है वो नोटिस देगा जज साहब की अहलिया को, उनके बच्चों को। उसके बाद वो पूछेंगे कि भी इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अगर तो वो मुतमईन हो जाते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी सोर्स ऑफ इनकम जस्टिफाइड है तो मामला खत्म हो जाएगा और वो रिपोर्ट भेज देंगे कि जी वी आर सेटिस्फाइड। अगर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं ये सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो काफी नहीं है, तो फिर इस सूरत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फैसला करना होगा कि वो आगे चलते हैं, नहीं चलते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि एक सवाल रहेगा, वो ये है कि अगर अस्यूम करता हूं मैं कि जी बेगम साहब जो हैं उनकी कुछ टैक्स का मसला है, टैक्स नहीं दिया हुआ या इनकम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो सवाल ये उठेगा कि इससे जज साहब का क्या ताल्लुक है? वो एक अलहदा इंडिविजुअल है, उनका एक टैक्स रिटर्न गया है, उस पर वो सेटिस्फाइड नहीं है, टैक्स लगा दें। लेकिन उसका इनके जुडिशल कॉन्डक्ट पे या रेफरेंस बनाने पे या जुडिशल काउंसिल पे
इस पे क्या जुरिस्डिक्शन बनती है, क्या वो इस पे फर्दर एक्शन लेंगे नहीं लेंगे। तो ये सवालात हैं जो अभी उभरेंगे और इसका ये मामला आगे बढ़ेगा जब एफबीआर की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ जाती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर गौर करता है। वसीम साहब, अगर एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन कर दिया है रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा आप कह रहे हैं कि जब एफबीआर की तरफ से ये रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये फैसला करेगा कि क्या कोई अगर जैसे आपने कहा कि एक पॉसिबिलिटी है कि सपोज एफबीआर ये कहता है कि इसमें कोई मसाइल थे या हम मुतमईन नहीं हुए, तो उसके बाद ये जो फैसला है कि क्या इससे ताल्लुक जज साहब का कोई है या नहीं, क्या ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद फैसला करेगा या फिर हम ये अज्यूम करें कि वहाँ हुकूमत की तरफ से इसको कोई आर्ग्यू करेगा इस पॉइंट को और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये फैसला करना पड़ेगा? ये जो फैसला मैंने पढ़ा है, जो शॉर्ट ऑर्डर है, इसमें उन्होंने जो रेफरेंस ऑलरेडी आया था उसको कलअदम करार दे दिया। और मैंने अर्ज की थी कि इसकी वजह ये लगती है कि उन्होंने जो तफ्तीश की है वो गैर कानूनी है, उसका कोई जवाब नहीं बनता। अब उन्होंने जो जुडिशल काउंसिल को भेजा है उसमें असम्पशन ये है कि अगर जुडिशल काउंसिल समझे कि मामले को आगे बढ़ाना है तो उनको सुओ मोटो इख्तियारात भी होते हैं। तो पहला रेफरेंस तो खत्म हो गया, लेकिन अगर ये फ्रेश हालात में एफबीआर की रिपोर्ट में कोई ऐसी बात आई जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आगे चलना चाहे तो फिर वो सुओ मोटो जो उनकी जुरिस्डिक्शन है उसमें जाएंगे। लेकिन ये सवाल बहरहाल रहेगा कि अगर उनके बच्चों का या बेगम साहब का कोई टैक्स का इशू है तो उनका जज साहब से क्या ताल्लुक बनता है, क्योंकि वो अलहदा उनकी रिटर्न्स हैं, वो टैक्स पेयर हैं, टैक्स नहीं दिया तो वो कहेंगे टैक्स दे दें, कोई पेनल्टी लगा दें, ये सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन ये जो अहम सवाल होगा वो ये होगा कि जज साहब का क्या ताल्लुक बनता है और मिसकॉन्डक्ट कैसे बनता है इस मामले में। ये एक बड़ा अहम सवाल होगा जो रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पे गौर करेगी। जी वसीम साहब, हमारे साथ हसीब भट्टी साहब भी मौजूद हैं, ये नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद के। हसीब, बताइएगा कि आज अदालत के अंदर एक तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आर्ग्यूमेंट्स जो सवेरे हुई वो क्या थी, और फिर जैसे वसीम साहब ने आपके हमें ज्वाइन करने से पहले कहा कि चांसेस ये है कि जब ये जजमेंट आएगी तो ये एआरयू और उनका भी जो रोल रहा है इस सारे मामले के उसके ऊपर भी कोई बात होगी। तो आप ये भी ज़रा बताइएगा हमें कि जो इतने दिन प्रोसीडिंग्स चली हैं उसके अंदर एआरयू के ऊपर क्या बात हुई और कितनी तफसील से हुई। देखिए, एआरयू का जो इस वक्त कानूनी हैसियत है इस प्रोसीडिंग के अंदर, स्पेशली गुज़श्ता जो 2-3 दिन से जो प्रोसीडिंग जारी थी उसमें मुनीर मलक ने इससे पहले जो इस हवाले से नुक्ता उठाया था कि एआरयू जो है उसको कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसी तरह फिर बाद में जब फरोग नसीम अपने आर्गो कर रहे थे तो इस दौरान उनसे जजेस ने कई मरतबा सवालात किए कि एआरयू को क्या अख्तियारात हैं और किस कानून के तहत हैं। ये तमाम चीज़ें उस वक्त ये समाअत के दौरान जो है होती रही हैं। लेकिन आज जो इंटरिम फैसला आया है जो आज, इसके अंदर इस हवाले से तो कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि तफसीली फैसला अभी आना बाकी है उसके अंदर शायद हो सकता है कि एआरयू के हवाले से कुछ हो। लेकिन उससे पहले कुछ स्पेकुलेशन इस तरह की चल रही थी। जब फैसला आया था तो लोग ज़्यादातर यही लिख रहे थे कि इसको शायद बंद कर दिया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए। स्पेशली हमारे जो नून लीग के कुछ लोग थे जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे, वहाँ पे वो काफ़ी उनको इंटरेस्ट था। उस हवाले से वो काफ़ी ये चीज़ें या उनके जो वकला थे वो ये कह रहे थे कि शायद एआरयू के हवाले से आज फैसले के अंदर ये जिक्र हो कि इसको ख़त्म कर दिया जाए। सही, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे बात की। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज सिंध के अंदर ख़ासतौर पे कराची में हमने 1-2 क्रैकर के हमले देखे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में हम जिक्र करेंगे सिंध का, जहां आज एक से ज़्यादा क्रैकर हमले जो थे वो नज़र आए। कराची के इलाके लियाकताबाद के अंदर एहसास प्रोग्राम के लिए रकम तकसीम की जा रही थी, तो नामालूम अफराद जो थे उन्होंने कॉलेज के गेट के ऊपर एक दस्ती बम फेंका, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हुए। कहते हैं कि वहाँ पुलिस और रेंजर्स भी मौजूद थे और गालबन जो निशाना था वो वही था। इसके साथ घोटकी के अंदर भी ऐसा ही एक वाक़या हुआ, जहाँ रेंजर्स की एक गाड़ी के ऊपर दस्ती बम मारा गया और वहाँ 2 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, और लाड़काना के अंदर भी एक क्रैकर हमले की इत्तला आई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉन कराची के नुमाइंदा इमरान हफीज साहब। वेलकम टू द शो सर। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इन तीनों हमलों की? क्या कोई कॉमन लग रहा है कि ये एक ही किसी गिरोह ने, या पैटर्न सिमिलर है? अच्छा अरफा, देखिए मैं अगर थोड़ा सा आपके पास अगर टाइम हो तो इसकी मैं डिटेल जो है वो मैं आपको थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये देखिए ये मामलात जो हैं वो शुरू हैं 10 जून से। जो कराची के अंदर जो मरकजी किरदार, अमन फैलाने के अंदर मरकजी किरदार अदा करने वाली रेंजर्स है, उसको निशाना बनाया गया है। अच्छा, जो पहला जो वाक़या हुआ था 10 जून को, जो है 2 मकामात पर यहाँ पर जो है वो रेंजर्स के ऊपर अटैक किए गए थे। एक जौहर कामरान चौरंगी, और इसके अलावा जो है वो कुछ ही देर बाद शाह लतीफ टाउन मंदिर पॉइंट नेशनल हाईवे है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो देसी तक क्रैकर से इनके ऊपर अटैक किया गया था। उसके बाद यहाँ पर आज जो है वो इन्होंने लियाकताबाद के फ्लाई ओवर से इन्होंने जो है वो रेंजर्स की गाड़ी पर अटैक किया, जो वहाँ पर एक रियाज गर्ल्स कॉलेज स्कूल है, उसके अंदर जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत वहाँ पर रकम तकसीम की जा रही थी, और वहाँ पर उसके बाद उसकी सिक्योरिटी के लिए तैनात थी, तो वहाँ पर उन्होंने फ्लाई ओवर से जो है वो उसके ऊपर जो है दस्ती बम फेंका है। अच्छा, दस्ती बम जो है वो रूसी साख्ता RJD-1 था, और हमला जो है वो फ्लाई ओवर से किया गया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार जो है वो फेंक कर इनके ऊपर फरार हुए। इसके अंदर जो एक शहरी जो है वो इसके अंदर नौजवान वो शहीद हुआ, जो अपनी वालिदा के साथ एहसास प्रोग्राम के लिए रकम लेने के लिए आया था, और लड़का वाहिद कफील भी था। इसमें जो है वो मजीद रेंजर एहलकार समेत 8 अफराद इसमें जख्मी भी हुए हैं। तो इमरान, ये बताइएगा कि अब कोई पुलिस का या इन्वेस्टिगेटर्स का क्या ख्याल है, इन हमलों के पीछे कौन हो सकता है और क्या वजह है? हाँ जी, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा हूँ आशा। देखिए ये जो इन्वेस्टिगेशन और जो हमारी जो इंटेलिजेंस इदारे जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, उसके हवाले से जो है वो ये चीज़ सामने आई है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो एक अलैदी पसंद तंजीम है, उसने भी जो है वो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, बल्कि एक इसके अलावा एक कलदम जमात उसने भी हम लोग की जिम्मेदारी कबूल की है। जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनका कहना है कि ये अलैदी पसंद जो है वो इसके अंदर मुलविस हो सकते हैं बिल्कुल, और कुछ इनको शवाहिद भी ऐसे मिले हैं और उनके करीब भी पहुंच गए हैं, क्योंकि कराची के अंदर जिन जिन मकामात पर ये हमले किए गए हैं उनके गिर्द जो है वहाँ पर कुछ उनके करीबी कुछ इलाके ऐसे हैं इनके पाए गए वहाँ पर हैं, जहाँ पर अलैदी पसंद तंजीम के जो दहशत गर्द हैं उनकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस मौजूद है। जी, तो क्या पिछले दिनों में इस जमात या जो गिरोह है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी, जिसकी वजह से ये अटैक्स जो हैं जून में नजर आ रहे हैं? वजह क्या बनी कि एक ही महीने में इतने ज्यादा अटैक्स हैं? या तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, या वो एकदम किसी और वजह से एक्टिव हुए हैं? कोई इन्वेस्टिगेटर्स इस पे बात करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए ये जो ऑपरेशन कराची के अंदर शुरू हुआ था, ये इसका दायरा कार वसी करते हुए तमाम पूरा ऑल ओवर द सिंध जो है वो इसका दायरा ऑल ओवर द सिंध कर दिया गया था। और इसमें इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो किसी सियासी पार्टी को जो है वो टारगेट नहीं किया था, लेकिन वो ख्वाह वो चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी तंजीम का हो, जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसके ऊपर उन्होंने बेसिकली रेंजर्स जो उसकी फ्रंट लाइन के ऊपर थी उसने इस ऑपरेशन किया था। तो उसके अंदर उसने ये ग्रुप भी जो जिनके ऊपर कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हम लोग के अंदर ये मुलविस हो सकते हैं, तो हो सकता है ऐसे भी मुमकिनात हैं कि सिर्फ इसी अलैदी पसंद तंजीम के साथ जो है वो
دیگر جو جماعتیں جو اس آپریشن کی زد میں آئی ہوں وہ بھی ان سے ساتھ شاید منسلک ہو گئی ہوں، لیکن یہ ابھی کہنا کچھ قبل از وقت ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افریقہ کی اور وہاں کووڈ-19 کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کووڈ-19 کا. عموماً جب سے یہ وبا پھیلی ہے، پاکستان خاص طور پہ پہنچی ہے، ہم تقریباً روز ہی پروگرام میں کوئی نہ کوئی سیگمنٹ اس حوالے سے کرتے رہے ہیں. ہم نے بات کی ہے ہیلتھ ایشوز کی، وائرس کی، اس کے اوپر جو ریسرچ ہے، جو معاشی اثرات ہیں، مگر ہماری زیادہ تر توجہ جب ہم نے ممالک کی بات کی ہے تو وہ ہم نے بڑی معیشتوں کی اور بڑے ملکوں کی بات کی ہے. امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جو دوسرے یورپین ممالک ہیں. اسی طرح ہم نے چین کی بات کی کہ وہاں کس قسم کے اقدامات لیے جا رہے ہیں. لاک ڈاؤن ہے، بیل آؤٹ پیکیجز ہے، بین الاقوامی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی طرف سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اس مشکل وقت میں، چاہے ساری دنیا کی مدد کرنا ہو یا خاص طور پہ جو غریب ممالک ہیں، ترقی پذیر ممالک ہیں، ان کے لیے کیا کیا ہے. اور بحث یہ بھی ہوئی ہے کہ اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے. جو جس قسم کے اقدامات چین میں یا ویسٹ کے اندر ہوئے ہیں، کیا وہ پاکستان جیسے ملکوں کے اندر کامیاب رہ سکتے ہیں. اس ساری گفتگو کے اندر مگر بہت کم ہم نے بات کی افریقہ کی. بحث جب بھی ہم نے کی، چاہے وہ ویسٹ کی ہو یا ترقی پذیر ممالک کی، ہم نے بہت کم بات کی یا بہت کم توجہ دی افریقن ممالک کو، جہاں بھی یہ وبا جو ہے پھیلی ہوئی ہے، اور وہ بھی اس سے کچھ اسی طرح مقابلہ کریں یا اسی قسم کی سرکمسٹانسز میں مقابلہ کریں جس طرح کے ہماری ہاں ہے. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں سیرا لیون، ایتھیوپیا کی، تو ان کو ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ افریقہ کے اندر سکسیس سٹوریز کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی ان کے اوپر لکھا گیا ہے کہ کس طرح اپنے کم ریسورسز کے ساتھ، کم وسائل کے ساتھ یہ ممالک جو ہے یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہوم گرون اسٹریٹجیز بھی وہاں نظر آ رہی ہیں جن کی شاید پاکستان کے اندر بھی ضرورت ہے. آج ذرا تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ اس کانٹیننٹ کے اندر، افریقہ کے اندر کس طرح وبا پھیلی ہے، کیا صورتحال ہے، اور کس طرح وہاں اس سے کوپ کیا جا رہا ہے، اور کیا پاکستان بھی ادھر دیکھ کے کوئی سبق سیکھ سکتا ہے. ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے شامل ہوں گے شاہ رخ وانی صاحب. یہ IGS لندن سے وابستہ ہیں، اکانومی کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عثمان صدیقی صاحب، یہ بھی ایکسپرٹ ہیں اکنامکس کے اور پبلک ہیلتھ میں بھی ان کا تجربہ ہے. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. عثمان صدیقی، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. آپ اس وقت موجود ہیں افریقہ کے اندر. آپ ذرا کچھ ہمیں تفصیل بتائیں کہ اس وقت وبا جس طرح ساؤتھ ایشیا میں پھیلی ہوئی ہے، obviously ذرا دیر سے یہاں آئی، بٹ جب نمبرز بڑھنے بھی شروع ہوئے تو شروع میں لگ رہا تھا کہ اگر ہم ویسٹ کے ساتھ یا چین کے ساتھ کمپیئر کریں تو ہمارے نمبرز غالباً اتنے برے نہیں ہیں، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد ان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا. تو کیا افریقہ کے اندر اس وقت جو نمبرز کے حوالے سے صورتحال ہے، کیا اس کو ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں، ہم کمپیئر کر سکتے ہیں ساؤتھ ایشیا سے، یا بالکل مختلف صورتحال ہے وہاں؟ جی عارفہ، پہلے تو بہت شکر ادا کرتا ہوں فار انوائٹنگ می فار دس شو. آئی تھنک کہ ایک بہت اہم بات ہے کہ افریقہ اور ساؤتھ ایشیا پرٹیکولرلی پاکستان کے ساتھ یہ آئیڈیاز وغیرہ انوویشنز وغیرہ شیئر ہوں، کیونکہ آئی تھنک ٹو دا کریڈٹ آف مینی تھنکرز فرام پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ، یہ کافی لوگوں نے بات کی ہے کہ جو ملک ہیں جن کے اندر کوئی کانٹیکسٹ ایسا ہے کہ غربت بہت ہے، جیسے کافی سنا ہے ہم نے، اور کافی ولنریبلٹی بہت ہے، جو بائی ٹیکنیکل ڈیفینیشن جن کو پور نہیں کہتے، جن کو غریب نہیں کہتے سو ٹو اسپیک، لیکن ان کی ولنریبلٹی بھی بہت ہے کہ غریب بن سکتے ہیں وہ. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ کو اسٹریٹجیز تو ہر جگہ سے ڈھونڈنی چاہیے. آپ آج کل اتنے کنیکٹڈ لوگ ہیں تو اس میں تو کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ آپ نے ڈھونڈا نہیں.
تو سب سے پہلے تو آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز اینڈ آئی وانٹ ٹو تھینک یو فار ٹیکنگ دا ٹائم ٹو ایکچولی سیٹ اپ اے کنورسیشن اراؤنڈ دس ایون اف اٹس اے اسٹارٹنگ کنورسیشن. تو سب سے پہلے آئی تھنک ہاں تو دیر آر مینی تھنگز دیٹ آئی تھنک آر سملر بٹوین ساؤتھ ایشیا اور پاکستان اسپیسیفکلی اینڈ سرٹن افریقن کنٹریز, لیکن آلسو کافی فرق بھی ہیں, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. تو جو چیزیں میں تھوڑا سا براڈ بات کروں گا, اوبیسلی کافی نوانس میں جانا ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے, لیکن براڈلی افریقہ کا جو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے جو جاننا چاہیے کہ افریقہ از اے ویری 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 میسو کانٹیننٹ, رائٹ, بہت بڑی جگہ ہے. In terms of like population, it's much relatively smaller than South Asia combined, lekin in terms of land area, it's massive. تو اس سے آپ سوچ لیں ایک طرح سے کہ دیٹ مینس کہ جتنی بھی پاپولیشن کافی پھیلی ہوئی ہے, obviously across also many countries, 50 کچھ کنٹریز ہیں یہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ 50 کچھ ریگولیٹری انوائرمنٹ سے, کچھ 50 پولیٹیکل انوائرمنٹ سے, کچھ 50 ڈیسیژن میکنگ فریم ورکس ہیں. تو ود ان دیٹ آپ نے یو آلریڈی بrought up a couple of really good examples thinking about سیئرا لیون اور ایتھیوپیا کے بارے میں, کیونکہ تو انہوں آپ نے ہمیں کافی اگر جلدی سے بتائیں عثمان کے سیئرا لیون کا ہی اگر آپ ایگزامپل لیں, آپ ایک ملک کا لیں اور ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے وبا سے نمٹنے کے لیے, کیونکہ سیئرا لیون کا ماضی کے اندر ایبولا کے ساتھ بھی تجربہ رہا ہے. جی, تو سیئرا لیون نے سب سے پہلے تو انہوں نے ایک تو تیاری کی ہے. ان کو وہ they were one of the last countries so to speak in the last 10 or 20 countries who got the first case of COVID. تو ان کو بہت لمبے طور سے وہ تیار کر رہے تھے اپنے آپ کو کافی طرح سے. ایک تو تھا انہوں نے سب سے پہلے ایبولا کے دوران انہوں نے ایک گانا سے ایک انوویشن انہوں نے اٹھائی تھی, جس میں بیسکلی دیز واشنگ اسٹیشنز دیٹ ور ڈپلائڈ بائی دا سینٹر اینڈ دے ور رن بائی سرٹن کمیونٹی آرگنائزیشنز, جس طرح سے ان کو مینٹین کرتے تھے ان کو. تو مطلب کہ اگر کسی علاقے میں پانی کی کمی ہو, جیسے بہت علاقوں میں ہوتی ہے پاکستان میں بھی اور سیئرا لیون میں بھی, تو وہ تیار تھے ایک طرح سے. دوسری بات ہے کہ انہوں نے کمیونیکیشن بہت صحیح طرح سے کنسسٹنٹ اور کنٹینیوس رکھی ہے, کہ ایک طرح سے انہوں نے کنٹری کو تیار کرنا تھا. کنٹری ہیز آلریڈی گون تھرو سم تھنگ ان مچ ورس ان سم سینس مے بی ناٹ ایز چیلنجنگ ایز کووڈ. تو ان کی کمیونیکیشن ٹیکٹکس کافی ملٹی فیسیٹڈ تھیں. انہوں نے ہر میڈیم استعمال کیا ہے, چاہے آپ ڈیجیٹل سوچیں, فیس بک, واٹس ایپ, SMS وغیرہ جو بھی, بٹ آلسو کمیونٹی لیڈ, کہ آپ کی کمیونٹی موبلائزرس تھے اور آپ کے چیف کمیونٹی کے لیڈرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی. لاسٹلی ان کا جو ٹیکنیکل لیڈ جو ہیں کووڈ رسپانس کے, ان کی بھی کافی زبردست ریپوٹیشن ہے سیئرا لیون میں, اور ایکچولی گلوبلی بہت ریناؤنڈ انسان ہے وہ. جی ناظرین, ہم اپنی گفتگو جو جاری رکھیں گے بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. عثمان اور شاہ رخ, آپ آئی واز ونڈرنگ کہ جو آپ نے پانی کا ذکر کیا نا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, بٹ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ انہوں. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں افریقہ کی, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں کے ممالک نے کون سی ایسی اسٹریٹجیز اپنائی جو پاکستان کے لیے بھی شاید دلچسپ ہو سکتی ہیں, انٹرسٹ کی ہو سکتی ہیں. عثمان, یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر بہت مسئلہ رہا ہے کمیونیکیشن کا. حکومت شاید جو آگہی ہے لوگوں کو سمجھا نہیں پائی کہ یہ کتنا ایک سیریس وبا ہے اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. افریقہ کے اندر کوئی کمیونیکیشن کے ایسے سکسیسز رہے ہیں جو پاکستان کے لیے اگزامپل بن سکتے ہیں؟ نہیں, بالکل ضرور. آئی تھنک ایتھیوپیا اور سیئرا لیون ایکچولی ان فیکٹ ساؤتھ افریقہ بہت اہم ایگزامپلس ہیں, کیونکہ انہوں نے بیسکلی ڈیسائڈ کیا تھا شروع میں کہ ہماری آئی گیس کیپیسٹی ان ٹرمز آف فائنینشیل امپلیمنٹیشن کم ہے, اور پھر دا مین تھنگ از گونا کیپ کووڈ کیسز ڈاؤن ول بی پیپل, رائٹ, الٹیمیٹلی. لیکن ان کو ٹرسٹ کرنا ہے, ان کے اوپر ٹرسٹ بلڈ بھی کرنا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے جتنا بھی ہم بتا سکتے ہیں, جتنا ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو ایتھیوپیا نے تو یہ بالکل ہی شروع میں یہ اسٹریٹجی ڈیسائڈ کر لی تھی, اور شروع سے انہوں نے ڈیسائڈ کر لیا کہ یہ اس طرح سے کہ ہمیں شروع کرنا ہے. پھر ان دا مین ٹائم ہم اپنی کیپیسٹی پروکیورمنٹ وینٹیلیٹرز وغیرہ بڑھائیں گے. سیئرا لیون نے بھی اس طرح سے, میں نے پچھلی دفعہ میں نے ڈسکرائب کیا تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن ساؤتھ افریقہ میں تو انہوں نے پاور پوائنٹ ڈیکس نکال دی کہ ہمارا یہ سارا ڈیٹا ہے, یہ سب ہمیں پتہ ہے, یہ ہمیں نہیں پتہ ہے, تاکہ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مشکل ہے گورنمنٹ کے لیے ڈیسیجنز بنانا, تو ہمیں بھی اس سچویشن کو ہمیں ساتھ سالو کرنا ہے. لیکن آل دا کنٹریز دیٹ آئی ایم فیملیئر ود ایٹ لیسٹ, انہوں نے اپنی کانٹیکسٹ کے ود ان سولوشنز ڈھونڈے ہیں کہ کدھر مسئلے ہیں. جیسے شاہ رخ نے بھی ابھی کہا ہے کہ اپنے کانٹیکسٹ کے ود ان جو ویکنیسز ہیں اور جو ہسٹوریکل انفیشنسیز بھی ہیں اور ڈیفیشنسیز بھی ہیں, اس کے
लिहाज से उन्होंने रिस्पॉन्सेज बनाए. तो जस्ट टू क्लोज ऑन दैट ऑल्सो, पाकिस्तान में जस्ट एज अ बेसिक एग्जांपल, अगर आप एक ग्राफ ढूंढ रहे हैं कोविड की जो वेबसाइट है पाकिस्तान में, दिस शोज द लेवल ऑफ डिफरेंस ऑफ कम्युनिटी, लाइक इवन दिस कोरोना वायरस केसेस अमंग मेन एंड वुमेन. हमें पता है मोबिलिटी औरतों की थोड़ी बहुत कम है इनफैक्ट पाकिस्तान में रिलेटिव टू मेनी कंट्रीज, लेकिन ये प्रोपोर्शन जो है इज लाइक 2 to 3 times prevalent among men over women. Now there's a question here कि ये किस तरह से क्या तहकीक हो रही है, are women less exposed or they're getting less tested? बहुत सवाल करने चाहिए, and also they need to be asked in a way that is relevant to inform strategy and to inform a program, ताकि उनको सही तरह से कम्युनिकेट करें हाउस होल्ड लेवल पे कि अगर मसले हो रहे हैं यहाँ पे कि केसेस हैं औरतों के और वो मिल ही नहीं रहे तो और मुसीबत होगी, डेथ ज़्यादा, मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी. तो ये कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम डिजाइन इन द एंड. सही. शाहरुख, यही अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि कम्युनिकेशन सिर्फ इतनी ही ज़रूरी होती है कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक कर दी है? बिकॉज हुकूमत यहाँ भी ये कहती है कि हम बात कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, बट लोगों तक सही पैगाम नहीं जा रहा. नहीं, that's not enough. And हमें वेस्ट अफ्रीका में जब इबोला का एपिडेमिक था कुछ अर्सा पहले, तो रिसर्चर्स ने काफ़ी सर्वेस किए एंड एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे कि लो ट्रस्ट सोसाइटीज़ में, लो ट्रस्ट जब हो हुकूमत के ऊपर, तो कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक वर्क्स बेटर. तो हमें पता है कि जहाँ लोकलाइज्ड लीडर्स के साथ काम किया हुकूमत ने मिल के, वो शायद NGOs हों, वो मसाजिद या चर्चेस के लीडर्स हों या जो कम्युनिटी ट्राइबल एल्डर्स हों, जब उन्होंने मिल के लोगों को कहा कि आप प्रिकॉशंस करें मुख्तलिफ तरीक़ों से इस कोरोना वायरस में, वो मास्क हो या हाथ धोने का हो, तो पीपल वर मोर लाइकली टू अपटेक दोज मेजर्स. तो ये एक तो हम हुकूमत की जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, स्पेशली एक डिवर्स और एक जहाँ हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट कम है, तो वहाँ लोकलाइज्ड और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन जो ट्रस्ट नेटवर्क्स हैं उनके साथ मिलकर बनाने का जो एविडेंस से पॉइंट करता है. दूसरी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मिस इन्फॉर्मेशन की है. हमें पता है कि हेल्थ रिसर्चर्स और इकोनॉमिस्ट की रिसर्च है कि इबोला के क्राइसिस के एपिडेमिक के दौरान भी जो मिस इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड था, दैट लाइकली लेड टू मोर पीपल डाइंग. तो उसको किस तरह कम्बैट किया जाए, वो एक इंक्रीज चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंटरेक्ट करती है उसको किस तरीके से, व्हाट्सएप का हो या ट्विटर का, तो उसको किस तरह से कम्पैक्ट किया जाए, उसके ऊपर थोड़ी अनसर्टेनिटी है, कौन सा पॉलिसी एक्शन सही तरह काम करेगा. ब्रॉडली जो मेरी राय है कि पब्लिक पॉलिसी, दो चीज़ें करनी है कम्युनिकेशन में. एक तो लोगों को बताना है कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स वो ले सकते हैं, और दूसरा बताना है कि ये एक अनसर्टन टाइम है हुकूमत के लिए भी, और कुछ पॉलिसी डिसीजंस और ऑप्शंस बदल सकते हैं. अगर आज हमें पता है कि कुछ अर्सा पहले मास्क का आ गया अमेरिका में CDC ने कि ज़रूरी नहीं है पहनना, मगर वो रिवर्स की गई डिसीजन कुछ माह बाद जब नया एविडेंस, नई रिसर्च सामने आई. तो फ्लेक्सिबिलिटी और सर्टेनिटी को मैनेज करना एक मुश्किल काम है, मगर इस दौरान जो वही ममालिक इस पेंडेमिक को कंटेन कर सकेंगे जो ये कर सकेंगे. वियतनाम की बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में, तो वियतनाम में आपको टेक्स्ट मैसेज आता है प्रिकॉशनरी मेजर्स का. एक बड़ी एलैबोरेट प्रोपेगेंडा कैंपेन है टू टेल पीपल कि उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को बचाने के लिए खुद एक्शन लेना पड़ेगा. तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, और आई थिंक ये प्रॉब्ली वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हुकूमत को करनी है उस वक्त की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कायम करनी है जो लोकल कॉन्टेक्स्ट में अडॉप्ट की जा सके. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमसे. नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही. नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे.